हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। पीआईबी श्रृंखला की आज की हमारी वीडियो है। आज है 8 फरवरी। ये जो हमारा लेक्चर बेस्ड होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं इसमें। आज 8 फरवरी आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, साथ ही इसकी डिटेल जो भी पीडीएफ वगैरह है इससे प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से रेलवे अपडेट @ 247 से आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ या फिर डिटेल नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो गयाना के बारे में है। गयाना के प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा पर हैं और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। यह हैं गयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है मार्क फिलिप्स। गयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने 7 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है। भौगोलिक दूरी होने के बावजूद जो है हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से, और वहाँ पे विशाल संख्या में भारत के प्रवासी निवास करते हैं। और ग्लोबल साउथ की जब बात होती है तो गयाना हमारा एक अच्छा भागीदार होता है। हम लोग इसके साथ जो है, राष्ट्रपति जी ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की आवश्यकता है और वस्तुओं में व्यापार करने की आवश्यकता है, जिसमें कि मेनली आयुर्वेदिक है, जैव ईंधन है, कृषि विशेषकर मोटे अनाज है। इस क्षेत्र में हमें और सहयोग करके व्यापार को अपने और ऊपर बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि गयाना जो है इस बार इसी महीने के लिए, फरवरी 2024 के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है संभाली है। हर महीने के लिए जो एक अध्यक्ष बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इस बार जो अध्यक्षता प्रदान की गई है वो गयाना को प्रदान की गई है। इसके लिए राष्ट्रपति जी ने उनको बधाई दिया है। तो गयाना जो है एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है जिसके प्रधानमंत्री हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स। गयाना के भौगोलिक लोकेशन को हम लोग थोड़ा देख लें। ये देखिए, गयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित ये कंट्री है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं लोकेशन, दक्षिण अमेरिका में ये कंट्री है लोकेटेड। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और ये जो है नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है। ये जो सीमा साझा करता है वेनेजुएला से, ब्राज़ील से, सूरीनाम से ये सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसके प्रधानमंत्री जो है मार्क फिलिप्स हैं। अगली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से विश्व बैंक ने हाल ही में जो है अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वो वार्षिक रूप से जारी करती है, उसके 2023 के डेटा जारी किए। इसमें जो भारत है 139 देशों में से 38वां स्थान प्राप्त किया है। 2014 में इसकी रैंकिंग जो थी 54वें स्थान पर थी, जिसमें से 2014 से अब तक देखा जाए तो ये 16 स्थानों की इसमें सुधार हुआ है और अभी वर्तमान में 38वें स्थान पर है। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लें, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन टॉप किया है इसमें टेबल में। ये देखिए डिटेल टेबल है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ 2023 के लिए वो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। कनाडा को 7वां स्थान मिला है। मेनली हम लोग इसमें टॉप के कंट्री याद रखेंगे, सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। भारत का जो स्थान है वो 38वां स्थान है। सऊदी अरबिया के साथ हम लोग संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो ओवरऑल इंडिया का वो 38वां है 2023 के लिए, जबकि 44वां था 2018 के लिए। ये 5 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो ओवरऑल सेक्शन वाइज हमारा परफॉर्मेंस है वो इसमें दिया गया है। कस्टम्स में जो हमारा रैंक है वो 47वां है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 47वें स्थान पर है। इंटरनेशनल शिपमेंट्स में 22वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स की क्वालिटी और कॉम्पिटेंस के रूप में 38वें स्थान पर है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 41वें स्थान पर है और टाइम लाइन्स में हम लोग 35वें स्थान पर है। ओवरऑल जो हमारा रैंक है, इन सारों को मिलाकर जो एवरेज ओवरऑल रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, LPI रैंक में, वो हम लोग का 38वां स्थान है। 2014 में हम लोग जो है 56वें स्थान पर थे। 16 अंकों का हम लोग को सुधार देखने को मिला है। 2014 के मुताबिक जो है हम लोग को 6 अंकों का सुधार मिला है। 2014 में 44वें नंबर था। हम लोग को मेनली याद रखना 2023 का रैंक क्या है, 38वां है। 139 देशों की सूची है। याद ये रखना है कि जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहला सिंगापुर है, जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत की रैंक 38 है, कुल देशों की संख्या 139 है। इतनी सी बात हमें याद रखनी। एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, इंडिया जो है सऊदी अरबिया के साथ संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर है। बस इतनी फैक्ट को ध्यान रखना है, हमारा काम हो जाएगा प्री लेवल तक। अगली जो न्यूज है वो रक्षा से संबंधित है। अभी जो है विश्व रक्षा शो 2024 ये रियाद, सऊदी अरबिया रियाद में विश्व रक्षा शो आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं रक्षा मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं और उनके जो राज्य मंत्री हैं रक्षा मंत्रालय के वो हैं श्री अजय भट्ट जी। ये जो है सऊदी अरबिया में रियाद में जो विश्व रक्षा शो हो रहा है उसमें भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जो है सऊदी अरबिया के साथ रक्षा संबंधों को एक दूसरे के सहयोगात्मक जो
काम कर रहे हैं उसमें ये पहल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो है 5 दिन की यात्रा पर 5 दिवसीय शो जो हो रहा है उसमें 4 फरवरी को ये सऊदी अरबिया गए हैं और वहाँ पे रक्षा संबंधित जो शो हो रहा है उसमें ये लोग मिलकर रक्षा के मामले पर बहुत सारे डील करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है मेनली चलाया जाता है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। वर्तमान में पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं वह पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है वर्तमान में पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये जो मेनली चलाया जाता है स्वदेशी गौजातीय नस्ल के जो हैं गौजातीय नस्ल के जो है जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, उनकी आनुवांशिक सुधार के लिए मिशन चलाया जाता है। क्योंकि दिन ब दिन जो है हमारे देश में दूध की, मिल्क की मांग जो है बढ़ रही है, इसलिए गौवंश की जो है मांग बढ़ रही है। अच्छे नस्ल वाली गाय की और गौवंश के जितने भी पशु होते हैं सबकी मांग बढ़ रही है। तो उनके नस्लों में सुधार के लिए और मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन में उसको बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए जो है आवंटन की गई राशि 2400 करोड़ राशि आवंटित की गई है 2021-22 से 25-26 के लिए, 5 वर्ष के लिए 2400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संबंध पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से है, ये क्वेश्चन बनेगा हमारा। अगली न्यूज जो है वो स्वामित्व योजना से संबंधित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ड्रोन सर्वेक्षण किया जा रहा है उससे रिलेटेड ये न्यूज है। स्वामित्व योजना जो मेनली है वो गांव में जो जमीन है, गांव में जो भूमि है उसके मालिकाना हक को लेकर कई बार झगड़े देखने को मिलते हैं। वो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसका जमीन है नहीं है, जिससे कि जो बहुत सारे काम रुक जाते हैं, बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है, खेती की समस्या, अच्छे से कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं। इसके निपटान के लिए जो है जमीन के मालिकों को, भूमि के मालिकों को उनका मालिकाना हक जो है प्रदान करने के लिए, एक सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए उनको एक योजना शुरू कर दी गई है जो मेनली काम करती है पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत जो है स्वामित्व योजना काम करती है। इसका मेनली जो उद्देश्य है वो है स्वामित्व प्रदान करना, भूमि के मालिकों को उसका स्वामित्व प्रदान करना, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या वसावट की भूमि हो। इसके लिए जो काम कर रहे हैं साथ में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य का रक्षा विभाग, राज्य का पंचायती राज विभाग और इसके साथ ही सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये चारों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, जिसके तहत जो है ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कर भूमि के ओरिजिनल जो उसके मालिक होते हैं उनको मालिकाना हक प्रदान किया जा सके, उनको अपना सर्टिफिकेट, उनके जो है पेपर उनको प्रदान किए जा सके, इसके लिए काम करें। तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है पंचायती राज मंत्रालय के साथ है। अगली न्यूज जो है वो पीएम गति शक्ति योजना से संबंधित है। पीएम गति शक्ति योजना से संबंधित जो न्यूज है, पीएम गति शक्ति योजना जो भारत का एक महत्वाकांक्षी, भारतीय सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिसमें कि 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है ताकि मंत्रालयों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो और काम अच्छे से हो सके। कई बार एक मंत्रालय के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो अगले मंत्रालय को वो काम में डिस्टर्बेंस आती है, उसे अप्रूवल वगैरह नहीं मिल पाता है। जैसे कि सड़क का निर्माण करना है, एक एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण करना है तो भूमि एक्वाइजेशन के लिए, लैंड एक्वाइजेशन जो होगा, भूमि अधिग्रहण जो होगा, उसमें समस्या आती है। अगर कोई वन क्षेत्र से गुजर रहा है, पर्यावरणीय जो क्षेत्र है उससे अगर कोई सड़क गुजर रही है तो पर्यावरण मंत्रालय से अप्रूवल मिलने में दिक्कत होती है, जिससे कि विकास का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफ़ी डिले होता है। इसको जो है सारे मंत्रालय को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पीएम गति शक्ति योजना एक अम्ब्रेला की तरह लागू की गई है, जिससे कि 16 मंत्रालय को, इसमें रेलवे और रोडवेज शामिल है, 16 मंत्रालय को एक साथ काम करना है इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ, जिससे कि विकासात्मक कार्य को जो है तेजी मिल सके। इससे फायदे क्या होंगे? बुनियादी ढांचे को एकीकृत और समग्र योजना का विकास हो सकेगा, अंतर क्षेत्रीय योजना का तालमेल होगा, कुशल संसाधन का उपयोग हो सकेगा, पर्यावरण, वन, वन्य जीवन आदि के लिए सुव्यवस्थित और तेज गति से अगर इसमें साथ काम करेंगे, जैसे रोडवेज मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय है, दोनों साथ में करेंगे तो हमारा एक्सप्रेस वे जैसे सड़क के कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाएगा, रोडवेज का भी काम हो जाएगा, रेलवेज का भी काम हो जाएगा, और पर्यावरण की दृष्टि से किस तरह से काम किया जाना है ये दोनों कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करेंगे तो ये आराम से काम हो जाएगा। समग्र लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, वक्त के अंदर अगर काम होगा तो लॉजिस्टिक में जो कॉस्ट आता है उसमें भी कमी आएगी। और किसी भी देश को विकास के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो सिंगल डिजिट में करना बहुत आवश्यक है। भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगभग अभी 16% है। अगर एक जगह से आप 100 रुपये की वस्तु मंगाते हैं तो सीधा वो 116 रुपये का आपको पड़ेगा जहाँ आप प्राप्त कर रहे हैं। 16% की लॉजिस्टिक कॉस्ट है। इसको जो लाने का लक्ष्य सरकार का सिंगल डिजिट में अर्थात इसको लगभग 8 से 9% तक रखने का लक्ष्य है। लगभग 6-7% की कमी होगी, सामान काफ़ी सस्ता हो जाएगा, व्यापार को वृद्धि मिलेगी और विकास के कार्य और तेजी से हो सकेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है एल सल्वाडोर से संबंधित है। एल सल्वाडोर जो मध्य अमेरिकी देश है, एक भौगोलिक रूप से मध्य अमेरिका का एक देश है। राष्ट्रपति नायब बुकेले जो हैं वहाँ के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए लगातार दूसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। ये इनकी प्रोफाइल फोटो है राष्ट्रपति नायब बुकेला की। राष्ट्रपति नायब बुकेला ने एल सल्वाडोर के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। कल हुई मतगणना में मध्य अमेरिकी देश की जनता ने नायब बुकेला को दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए, सेकेंड टर्म होगा इनका, ये लगभग 83% मत प्राप्त करके 31% वोट शेयर मिला है और उनका जो सीटों की संख्या है वो लगभग सदन में 83% का समर्थन प्राप्त हुआ है। ये 42 वर्षीय युवा है जो है
बुकेला वो नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होंगे, लगातार दूसरी बार ये शपथ लेंगे। न्यू आइडियाज़ पार्टी इनकी जो पार्टी का नाम है। एल सल्वाडोर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एल सल्वाडोर ही हमारे करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते थे। एल सल्वाडोर ये ऐसा देश है, एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में सबसे पहले मान्यता दी थी। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में सबसे पहले मान्यता एल सल्वाडोर ने दी थी। ये देखिए एल सल्वाडोर की जो लोकेशन है ये मध्य अमेरिका क्षेत्र में है। मध्य अमेरिका क्षेत्र में ये एल सल्वाडोर की लोकेशन है। इसकी जो सीमा साझा जो करता है होंडुरस के साथ में, ग्वाटेमाला के साथ में, ये दो देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। होंडुरस और ग्वाटेमाला के साथ इसकी सीमा साझा होती है एल सल्वाडोर की। ये मध्य अमेरिकी देश है। राष्ट्रपति बुकेला इसके दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। अगली न्यूज जो है वो बिम्स्टेक के एक्वेटिक चैंपियनशिप से संबंधित है। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप जिसका उद्घाटन भारत के खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में किया। बिम्स्टेक जो है वो 7 देशों की समूह है, 7 देश कंट्री का समूह है, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, थाईलैंड में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। इसमें मेनली 7 कंट्री हैं, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। इसके लिए जो है पहली जो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की स्पर्धा जो करवाई जा रही है वो नई दिल्ली में करवाई जा रही है और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का स्पर्धा का जो शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में जल की विशेष स्पर्धाओं में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बिम्स्टेक के 7 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल होंगे। इसमें लगभग जो है 6 दिनों का खेल चलेगा, जिसमें कि लगभग 400 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 7 राष्ट्रों के, बिम्स्टेक राष्ट्रों के 400 खिलाड़ी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। 6 दिन ये स्पर्धा चलेगी। तो पहली जो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप है इसकी स्पर्धा नई दिल्ली में हो रही है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। और अगली जो न्यूज है वो रिजर्व बैंक से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ये महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित है। रिजर्व बैंक के अनुसार जो है इसके पास रिजर्व जमा पैसे जो नहीं है, जो CRR बोलते हैं हम लोग बैंक में, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक को अपने पास जमा रखना होता है, वो इसके पास नहीं है बिल्कुल। रिजर्व बैंक का ये कहना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सहकारिता समिति को सहकार और पंजीयक आयुक्त से बैंक का संचालन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी जो होनी चाहिए वो इसके पास नहीं थे और कमाई की कोई संभावना नहीं थी। ये बैंक करप्ट हो गया है, इसलिए इस कार्रवाई की गई और इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.78% जो जमा करता है उनको उनकी राशि वापस मिल जाएगी। तो याद रखना है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, 8 फरवरी 2024 का ये वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने PIB की न्यूज़ को और ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, न्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिससे सवाल हमारे बन सकते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, डिटेल जो PDF है इसके, चाहे वो PIB का हो चाहे ऑल इंडिया रेडियो के डिटेल मटेरियल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस जो सीरीज को, PIB की इस वाले सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पर वीडियो को कवर करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।